2024 के लिए आप सबों का अलग अलग लड़ना बीजेपी को फायदा देगा? आपको नहीं लगता? और क्या ये मुमकिन है कि वामदल ममता दी के साथ, क्योंकि आप बेंगलुरु में तो मिलेंगे, सीताराम येचुरी जी जा रहे हैं जैसे पटना में गए थे, और डी राजा भी जा रहे हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि आप सीट शेयरिंग के लिए तैयार हैं? देखिए, मैं दो चीजों को एड्रेस करूंगा। सबसे पहली चीज है द इश्यू ऑफ प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, जिसको बार बार आपने भी मेंशन करा। कब मेंशन किया? हाँ, कि प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट। आजकल ऑपोजिशन वाले सपना देखते हैं, क्या बात करें? मैंने पूछा ही नहीं आपसे, रटाया जवाब मत दीजिए। आप सुनिए, मैं रट्टा मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, आप सुनिए पहले, बड़ी साफ साफ तरीके से जो मैं बोल रहा हूं उसको। पहली चीज ये, मीडिया इस इशू के ऊपर रेगुलर डिबेट कर रहा है कि विपक्ष की तरफ से प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन होगा, लेकिन 2004 को अगर आप देखेंगी तो हम लोगों ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा, प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ, और 2004 के बाद मनमोहन सिंह को कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि वो सबसे बड़ा दल था, कहा कि साहब ये प्रधानमंत्री बनेंगे यूपीए में, और लेफ्ट ने बाहर से समर्थन किया, केंद्र में एक सरकार आई। ये जरूरी नहीं होता कि किसी को हम प्रधानमंत्री का कैंडिडेट शुरू में ही डिक्लेयर करें, कंसेंसस होकर के लोग लड़ेंगे, सीट शेयरिंग होगी, राज्यों के हिसाब से होगी। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, इस बात से मैं एग्री करता हूं जो हमारे मित्र ने कहा कि साहब जो पंचायती राज का चुनाव है या जो विधानसभा का चुनाव है, इसको हम लोकसभा से रिलेट हम नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। और बहुत बड़ी गिरावट, लगभग 78% वोट जो ममता बनर्जी के टीएमसी के थे, वो गिर करके 50% के करीब आ गए हैं। इस वोट ने इसको अन्य पार्टियों ने कैचअप किया है, खुद बीजेपी ने कैचअप किया है। 3 गुना लेफ्ट के, हमारे सीपीआई सीपीएम के भी वोट बढ़े हैं, 12% हो गए हैं 3% से। कांग्रेस के वोट 2.2% से लेकर के 6.4% बढ़े हैं। ये आंकड़े मेरे पास हैं, ये ग्रोथ हुई है। और आप यकीन मानिए, मेरा भी एक सवाल है, जब 77 आपके मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में बीजेपी के, और आपके 18 लोकसभा के अंदर सीटें हैं, और आप काफी समय से हैं, 2019 और 2024 4 साल हो गए, इसका मतलब देयर इज अ लैक ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द बीजेपी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन बंगाल। दैट इज वाई इनकी जो परफॉर्मेंस बंगाल में होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। जब आप सत्ता में हैं, काम करते आपके विधायक, तो आप और अच्छी सीटें लाते पंचायत चुनाव में मिस्टर शुक्ला। हाँ, पंचायत चुनाव को लेकर जो इनके राज्य का स्टैंड है और इनका जो वाम विचारक का जो स्टैंड है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बंगाल का कम्युनिस्ट कार्यकर्ता लगातार होती हिंसा के कारण जिस तरह से लोकतांत्रिक चुनाव को कुचला गया, जिस तरह की हिंसा की गई, जो घर से निकला वोट देने उसको मारा, पहले फॉर्म नहीं भरने पाएंगे, फॉर्म भर दिया तो आप प्रचार नहीं कर पाएंगे, प्रचार कर लिया तो आप वोट नहीं डाल पाएंगे, वोट डाल लिया तो आप जीत नहीं पाएंगे, जीत गए तो आप रहने नहीं पाएंगे। ये लोकतंत्र है और इसकी तारीफ, और रोज लोकतंत्र की दुहाई। आपके बाईं तरफ खड़े 3 लोग उठते बैठते जागते उठते, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि हिंसा हो रही है, और ये जो है दूसरी तरफ जो है इस बात से वायलेंस इनका जो राष्ट्रीय इकाई कांग्रेस की है, वो लाल टपकारी के आइए गठबंधन हो जाए। खून बह रहा है कार्यकर्ताओं का, लेकिन लाल टपक रही, आइए गठबंधन हो जाए। सबने वायलेंस को क्रिटिसाइज किया है, और वायलेंस में हमारे घेरा है, विधायकों ने, कार्यकर्ताओं ने, इसको हमारे जो कार्यकर्ताओं की, हमारे जो, आप भाई साहब अगर आपकी आपको सवाल कुछ पूछा जाता है, बोलते कुछ, सुनिए सर, दूसरों को तो बोलने दीजिए, एक साथ दूसरों को तो बोलने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी सुनिए, असल बात यह है कि 18 सीटें आपने पिछली बार जीती थी, अगर ये फिसल गई ना तो आपके लिए स्पष्ट जनादेश जिसका आप दम भरते हैं वो सख्ते में आ जाएगा। नहीं, स्पष्ट जनादेश ही मिलेगा, और बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस पार्टी की तुलना में भारतीय जनता पार्टी की जो सीटों की संख्या होगी वो 1.5 होगी, वो यही आपके आंकड़े बता रहे हैं। अगर हम 2 गुना हुए हैं पंचायत में, तो ये सिर्फ 3% का फर्क जो है 2018 और 19 में था। अगर ममता बनर्जी कारवां रोकती है बीजेपी का, और जो 18 सीटें पिछली बार आई थी उसमें कमी आती है भारी, और वो एक बहुत बड़ा चंक जीत जाती हैं, तो पीएम की दावेदार बन सकती हैं। देखिए, जिसकी भी संख्या ज्यादा होगी इस देश के अंदर वही दावेदार बन सकता है, लेकिन 3 से 73 भी ममता जी के समय पे ही बीजेपी पहुंची है, और बीजेपी के 18 सांसद भी ममता जी के समय पे आए, पहले कभी नहीं आए। तो वो क्या गणित है, क्या है, वो अलग अलग समय पर अलग अलग रहता है। लेकिन बात यह है कि अभी वहां पर वोट नहीं डाले दी जा रही है, हिंसा का हम भी विरोध करते हैं। सबसे ज्यादा अगर चाहे लेफ्ट से कोई लड़ा, लेफ्ट ने भी हमारे ही कार्यकर्ताओं को मारा, और टीएमसी से भी अगर कोई लड़ा तो हम ही लड़े, और टीएमसी ने पहला जो चुनाव लड़ा वो हमसे साथ मिलकर ही लड़ा। हमारे 43 एमएलए थे, 7 हमारे मंत्री थे, लेकिन हमने जिस तरह की गतिविधियां देखी हमें सरकार से बाहर होना पड़ा। और आने वाला समय किस तरह से क्या रहेगा,
जब तेजस्वी जी की पार्टी और नीतीश जी की पार्टी एक हो सकती है, बीजेपी पीडीपी के साथ सरकार बना सकती है। खैर बीजेपी की तो बात ही छोड़ दी, उन्होंने पार्टी कोई छोड़ी नहीं है जिसके साथ सरकार ना बनाई हो और उनके साथ दगा ना किया हो। लेकिन अब देखिए पूरे हिंदुस्तान में अगर आप ममता दी के साथ अलायंस करेंगे? देखिए ममता जी के साथ अलायंस संभावना जरूर है और मुझे लगता है कि अलायंस होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अभी सीट शेयरिंग क्या होगी और वो सब प्रीमेच्योर ये होगा। तो आपके लिए बहुत बड़ा झटका होना कोई चाहिए। भी चीज एक मिनट मैं वापस आता हूँ, एक मिनट सुनिए ना भाई, अभी भी कहाँ लड़ रहे थे बता दीजिए। सुनिए ना, अलायंस हमारे साथ भी ममता जी का रहा जल्दी हो है जाए। और बीजेपी के साथ भी रहा है और 1989 के बाद से अलायंस की गवर्नमेंट्स का ही युग है। वो एक अलग बात है कि एक तानाशाह व्यक्ति ने आकर तमाम अलायंसेस को डिस्टर्ब किया और कोई भी दूसरा अलायंस बनाता है तो ईडी सीबीआई उसके खिलाफ काम करती है। वो हो रहा है और वो आगे भी होगा। ईडी सीबीआई अपने काम पे लग गई है कि अलायंसेस को किस तरह से रोका जाए। लेकिन अगर अंजना जी पूरा देखेंगे, ईस्ट इंडिया में पूरी तरह से साफ है। ये वेस्ट बंगाल देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए, साउथ इंडिया में किसी राज्य में इनकी प्रेजेंस नहीं है। नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर अकेला इनको पूरा डुबो के चला जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट का जो इनका रास्ता था। केवल वेस्ट इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में सीधी फाइट होगी। और अभी कर्नाटक के रिजल्ट, इनको एक चौंकाने वाले रिजल्ट आए हैं जहां सरकार बना रहे थे। लेकिन आप देख लीजिएगा कि इस बार 2024 में जनता का अलायंस होगा। जनता चाहती है कि किस तरह से इनको हराया जाए। हम केवल टूल बनेंगे, हम 1-to-1 लड़ाई लड़ेंगे। और नीतीश कुमार जी जिस तरह से अगुवाई कर रहे हैं, जिस तरह से तमाम चीजें सीट शेयरिंग पर चल रही हैं, मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी के जो 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां इनको छोड़कर गई, वो भी हमारे साथ आएंगी। यूपीए बड़ा होगा और सरकार शुक्ला जी छोटा सा जवाब। देखिए नॉर्थ ईस्ट में बता रहे हैं कि बीजेपी साफ हो गई। 25 सीटों में से 18 हम ले आए हैं और इनके नॉर्थ ईस्ट में हम 2014 पहले थे नहीं। बंगाल में ये 0 हुए हैं, हम 77 हो गए, हम समाप्त हैं। ये जम आए हैं। अभी देख रहे हैं पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, कांग्रेस गायब और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है और हम नहीं है। अरे आप बोलते अंजना जी इतना तो ख्याल रखें कि आप क्या कह रहे हैं। 22% वोट में परचम नहीं लहराता है। आप चाहे 18 आपके कितने विधायक हैं साहब? सुनिए मुझे कितने विधायक हैं? मुझे सुनिए ना एक मिनट। आप सत्ताधारी थे वहां, हम तो कल आए। आज क्या हो गया है वहां बंगाल में? देखिए आज क्या हो गया है कि आइदर यू आर विद बीजेपी और यू आर अगेंस्ट बीजेपी। इस तरह का एक परसेप्शन आप लोग डेवलप करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और लेफ्ट पिछड़े हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन अब ये कहा जाए कि आप दिल्ली में केंद्र की सरकार बनाते हैं, अनायास का रोलर होते हैं। एक मिनट भाई, दिल्ली आप 1993 के बाद आप दिल्ली नहीं जीत पाए। 1993 के बाद आप दिल्ली नहीं जीत पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी दिल्ली में प्रेजेंस नहीं। चुनाव का हार और जीत का गणित तमाम चुनाव में अलग अलग चुनाव में अलग अलग मुद्दे होते हैं। आपका नकली हिंदुत्व और कपटी राष्ट्रवाद अब पूरी तरह से उजागर है। लोग जनता पूछेंगे नकली हिंदुत्व है और कपटी राष्ट्रवाद है। राजीव जी ठीक है। राजीव जी देखिए, हमने खेमे बनते देखे थे। नीतीश बाबू ने पूरी कोशिश की, दिल्ली मुंबई वो कर रहे हैं, लेकिन खेमे बनते देखे थे। ममता बनर्जी, केसीआर एक तरफ और कांग्रेस को थोड़ा दूर रखना चाहते हैं। लेकिन फिर समझ में आया कि सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी तो कांग्रेस ही है। 190 सीटों पर आमना सामना था पिछली बार। कुल मिलाकर मेरा सवाल आपसे ये है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, आप उनको नकार नहीं सकते। पिछली बार वो गुस्सा के चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस से, है ना। ऑर्डिनेंस पर वो स्टैंड चाहते हैं, जो कि आलोक जी तैयार नहीं है। आलोक जी से अभी 2 लाइन उन पर पूछ लूंगी तो उनके खिलाफ 10 लाइनें वो बोल देंगे। आपका पंजाब और दिल्ली में दबदबा है विधानसभाओं में, उनके बिना आप एक मुकम्मल जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे। इस पर क्या राय है आप लोगों की? केजरीवाल जी को अपनी तरफ करने के लिए किस हद तक जाने को आप लोग तैयार हैं? क्या ममता दी का भी इस पर कोई स्टैंड है? देखिए, केजरीवाल जी को बस इतना पटना की बैठक में कहा गया है कि संसद के सत्र के आरंभ के बाद जो कुछ होगा वहां दिखेगा, लेकिन इससे मुद्दा कृपया न बने। और संभवतः ये बात उनकी समझ में भी आ रही है। शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर मैं कह सकता हूं कि ये सहमति बन गई है कि बेंगलुरु में सारे लोग होंगे और जब बैठेंगे तो कई सवाल, देखिए जब सबके स्टेक्स होते हैं तो सब अपनी अपनी बात करते हैं। यूनिटी के लिए तो लगातार अलायंस के विस्तार के लिए भारतीय जनता पार्टी की भी कवायद जारी है। कई ऐसे विश्व दोस्त हैं जिनको फिर से लाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो फिर इस कुनबे के विस्तार के लिए निसंदेह नीतीश कुमार जी ने एक शुरुआत की और धीरे धीरे ये तार्किक परिणति पर आया। मैंने पहले भी कहा 450 सीटों पर एक उम्मीदवार, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और चुनाव के बाद, चूंकि ये अमेरिका की नकल करना नरेंद्र मोदी जी के दौर में देश को
नहीं सीखना चाहिए। ये कहीं ना कहीं जो इलेक्टेड हमारे नुमाइंदे होंगे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, वो अगला देश का प्रधानमंत्री चुन लेंगे। और ये ऐसे कई अवसर हैं जहां भारतीय जनता पार्टी भी राज्यों में बगैर चेहरे के गई है। इसीलिए मुझे लगता है बेंगलुरु के इस बैठक से देश को उम्मीदें रहेंगी। और अगर संघीय व्यवस्था पर प्रहार का सवाल है, अगर धार्मिक ध्रुवीकरण के रास्ते से देश को बचाना है, जिस तरह से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रहार हो रहे हैं, ठीक है, उससे मुक्ति अगर दिलाना है तो एकता के जरिए ही। भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं है, उनके साथ भी कुनबा है। ये बार बार जो ये बात कही जाती है भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए आप सबको मिलना पड़ रहा है, उन्हें भी हमारा सामना करने के लिए एक गठबंधन चाहिए और गठबंधन है।